नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपना अपना मंथन कर रहे हैं कि किस कारण से हमको वोट इतना कम आया या ज्यादा आया। हम आज बात करेंगे एनडीए का। एनडीए में जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा था कि बिहार की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, लेकिन एनडीए को 30 सीटें आई। और उससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इन पर बीजेपी ने काफी विश्वास करके और कुशवाहा वोटों को साधने के लिए इनको चुनाव से पहले बनाया गया था। ऐसी बातें कही जा रही थी, हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था। और सम्राट चौधरी इन बातों पर बीजेपी के विश्वास पर खड़े उतरे या नहीं। जिस प्रकार से वोट आया, जिस प्रकार से सीटें आई, इससे सवाल उठता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि सम्राट चौधरी की लोकप्रियता से ही सम्राट चौधरी का जो जनाधार है, सम्राट चौधरी का जो कुशवाहा वोटरों में जो पकड़ है, इसको लेकर के भी माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता जो बिहार की राजनीति की नब्ज को समझते हैं, उनको भी एक प्रयोग करना पड़ा। और इंडिया गठबंधन के द्वारा सात, हालांकि अनिता देवी को हम कुशवाहा में नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर मुंगेर सीट के आप जोड़ते हैं, अनिता देवी को जो दिया गया था टिकट, वैसे में देखा जाएगा तो 8 सीट हो जाती है। और इन सीटों पर किसका दबदबा रहा आपके सामने है। वैसे में क्या सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने जो विश्वास जताया है उसमें सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार। सुमन जी, सम्राट चौधरी पर आप भी मानेंगे कि बीजेपी ने काफी विश्वास किया और सम्राट चौधरी के कंधे पर काफी ज्यादा जिम्मेवारी सौंप दिया, उसमें सम्राट खड़े उतरे या नहीं? देखिए, हार और जीत को किसी एक चीज से आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने शब्दों के हिसाब से उसको परिभाषित करना चालू कर देते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि महागठबंधन ने कुल 7 प्रत्याशी कुशवाहा मैदान में उतारे थे। हालांकि लोग 8 बोलते हैं। नवादा में, मुंगेर में जो अनिता देवी थी, वो धानुक जाति की थी। उनके पति अशोक महतो के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और अशोक महतो सभी को पता है कि वो खुद भी जाति के थे। लेकिन वहां का समीकरण कुछ अलग बन गया था और बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो 7 प्रत्याशियों को उन्होंने चुनाव लड़ाया, उसमें जीत कितनों की, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे वो माले के हो, वामदल के हो या आरजेडी के हो। तो आप देखिएगा कि आरजेडी के 4 प्रत्याशी जीत कर रहे हैं, जिसमें से एक औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीत कर आए जो कोयरी बिरादरी के। इसके अलावा 2 यादव जहानाबाद और पुत्र, और एक राजपूत बिरादरी से बक्सर से सुधाकर सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह जीत कर। अब रहा सवाल इसके अलावा आरा और काराकाट जो वामदल माले जीत कर आया। तो देखिए, औरंगाबाद और काराकाट का चुनाव क्या हुआ कि वहां कोयरी वर्सेस राजपूत हो गया। वहां पर बात हो गई कि औरंगाबाद में कोयरी समुदाय शुरू से बीजेपी का वोटर रहा है। वहां बात हो गई कि भाई तो अभय कुशवाहा के साथ जा रहा है। औरंगाबाद के बाद में बगल में ही काराकाट सटा हुआ है, वहां से पवन सिंह ने खड़ा होने के अपना चुनाव घोषणा कर दी। वहां पर लोगों का रुझान, युवाओं का रुझान, राजपूत समाज का रुझान पवन सिंह के प्रति चला गया। तो वहां पर तो सारा पार्टी से ऊपर से चला गया, भैया आप हमको नहीं दोगे तो हम भी आपको नहीं देंगे। और ये शुरू से कहा जाता है कि कुशवाहा और राजपूत जाता है कि ये अपने प्रत्याशी को देखता है, ये किसी दल को नहीं देखता। तो आप देखेंगे कि आरजेडी से 1 प्रत्याशी जीता। इसके बाद में काराकाट से जो है इसी के औरंगाबाद की प्रतिक्रिया काराकाट से जो है राजा राम सिंह जीत गए। लोगों ने देखा कि सारा वोट तो जा रहा है भाई एनडीए का पवन सिंह को, तो राजा राम सिंह को ही देख के उन्हीं को भी घोषित किया जाए। इसके अलावा आप देखिए, किशनगंज, कटिहार, सासाराम 3 सीट कांग्रेस ने जीता। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनाव जीता। तो इन सारी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो कुशवाहा वोट हो, चाहे राजपूत वोट हो या किसी भी जाति का वोट हो, जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रतिनिधि को उतारेगा, किसी भी पार्टी से उतारेगा तो कुछ ना कुछ वोट उसकी तरफ जाता है। लेकिन मास वोट किसकी तरफ जा रहा है? आप देखे होंगे, जैसे कि हम लोग खगड़िया विजिट किए थे, हम लोग समस्तीपुर, उजियारपुर वगैरह भी हम लोग घूमे थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कुशवाहा वोट महागठबंधन की तरफ झुकाव बन रहा था। लेकिन अंतिम सीमा में आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से और बाकी कुशवाहा नेताओं को लगाया गया और जिस प्रकार से उन्होंने कुशवाहा वोटरों के बिखराव को रोकने का काम किया,
ये इसकी बानगी देखने को मिलती है। वहां के वोटों में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रुझान आया लोगों का। ठीक है, कुछ वोट टूटे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यूपी में, बिहार से लगा हुआ स्टेट है यूपी, जहां पर भाजपा को करारी हार सामना करना पड़ा, उस अनुपात में अगर देखते हैं तो बिहार में बीजेपी और उसके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 40 में से 30 सीट जिस प्रकार से बीजेपी गठबंधन लेकर आया, ये सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए, सारे ग्रहों को देखते हुए लगता है कि अचीवमेंट ही एक तरीके से है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से माहौल बना हुआ था, 20 सीट लाना मुश्किल हो रहा था। जी, निश्चित तौर पर आपने पूरी तरह से सही कहा कि जब यूपी में खास करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से तो कहा जा रहा था कि एक लहर बन गया है और बीजेपी को उसका बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ा गई, वैसे में अगर बिहार भी गड़बड़ाता तो आज केंद्र में सत्ता में मोदी जी नहीं रहते। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के यहाँ पर भारी जीत कही जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो 7 या 8 सीट जो कहा जा रहा था कि इस पर कुशवाहा बाहुल्य, कुशवाहा जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव, हमने शुरू में कहा कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता को प्रयोग करना पड़ा कुशवाहा वोटरों के लिए। उजियारपुर की आपने बात की, सबसे पहले उजियारपुर का बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग घूम रहे थे, नित्यानंद राय से व्यक्तिगत तौर पर लोगों की नाराजगी थी और कहा जा रहा था कि इस बार नित्यानंद राय वहां से चुनाव हार जाएंगे। चूंकि आलोक मेहता भी धरती से जुड़े हुए नेता हैं, अपना एक पकड़ है और उनका वोट भी आया, इससे पता चलता है कि आलोक मेहता की क्या लोकप्रियता है। लेकिन क्या नहीं माना जाए कि उजियारपुर से नित्यानंद राय सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीत पाए? देखिए, अगर कोई सीट जो सबसे ज्यादा श्योर माना जा रहा था कि कुशवाहा बिरादरी के झोली में ये सीट जाएगा महागठबंधन की तरफ से, तो उसमें सबसे ज्यादा श्योर सीट उजियारपुर को माना जा रहा था। ये लगातार कहा जा रहा था कि नित्यानंद राय इस बार चुनावी बेहतरनी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद देखिए, नित्यानंद राय एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने कुछ स्वजातीय वोटरों को का रुझान भी उनके प्रति रहता है, लेकिन इस बार उनके स्वजातीय वोटरों का रुझान भी उनकी तरफ से कुछ खिसका था, जिसका पिछली बार के मार्जिन और इस बार के मार्जिन में बहुत का अंतर है। लेकिन अंत समय में जिस प्रकार से कुशवाहा वोटरों के बिखराव, मैं शुरू से कह रहा हूं, शुरू में इलेक्शन के वोटिंग के 1 से 2 दिन पहले तक जो परिस्थिति बनी हुई थी, जो रुझान बना हुआ था, जिस प्रकार से लग रहा था देखकर कि शायद 20 सीट भी महागठबंधन और एनडीए में बट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन जिस से वोटिंग के 24 से 48 घंटे के पहले जिस प्रकार से रुझान बना, माहौल जिस प्रकार से बन गया, वहां पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी हुई नित्यानंद राय के प्रति और तभी जाकर वो जीत पाए हैं। ये एक सत्य है, इसको मानना होगा। और हाँ, कुछ मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कुछ वोट कहीं कहीं पर बिखरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब जिस जाति, देखिए यहाँ तो जाति पर ही चुनाव होता है ना, तो इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता है, ना 50 साल पहले ना आगामी कई वर्षों तक दिख रहा है। सुमन जी, मुंगेर सीट पर आते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन बाबू वहां से थे और अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी, कहा जा रहा था कि ललन सिंह के लिए भी राह काफी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ललन सिंह ने सीट निकाल लिया। देखिए, मुंगेर सीट हो या नवादा सीट हो, आप एक चीज को समझ लें, मुंगेर में जिस प्रकार से ललन सिंह के विरुद्ध में बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड किया जा रहा था, और नवादा में जिस प्रकार से श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर भीतरी बनाम बाहरी का लड़ाई लगाया जा रहा था, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से महागठबंधन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। कुछ परेशानियां शुरू में कुछ परेशानियां देखने को मिला, ये महसूस हुआ कि भीतरी बनाम बाहरी के चक्कर में कहीं नवादा सीट किसी पर निपट नहीं जाए। और नवादा सीट पर आपको याद भी होगा, अमित शाह ने बोला भी था कि इस बार नवादा से बीजेपी का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का लड़ा भी। तो कहीं ना कहीं सीट समझ कर ही नवादा में उन लोगों का प्रवेश हुआ था भाजपा का, क्योंकि उससे पहले तो लोजपा से चंदन सिंह थे। लेकिन नवादा में भी विवेक ठाकुर की जो है हालत सही नहीं थी। आप याद कीजिए, सबसे बड़ा उन पर जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि विवेक ठाकुर बाहरी हैं और श्रवण कुशवाहा जो है वहां काफी मजबूती से लड़े।
जी बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से लगे। उनको अपने स्वजातीय वोटरों का भी सहारा था, कुछ स्वजातीय वोटर की तरफ टर्न भी हुए। लेकिन अंततः मैं क्या कह रहा हूं कि एनडीए के प्रति जो समर्पित दल है, जो समर्पित लोग हैं, जो समर्पित जमात है, उसने चट्टानी एकता दिखाई, कुछ टूट फूट हुई है। और ये भाजपा को और एनडीए के लिए बहुत ही बड़ा चिंतन का विषय है। अगले ही साल विधानसभा चुनाव आ रहा है। इस बार तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर 5 किलो राशन के नाम पर आगे निकल गए। अगर अभी भी आप सजग नहीं हुए, आप चौकन्ना नहीं हुए और अपनी रणनीति में कुछ बदलाव नहीं किया, तो अगले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता खास है। करके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर अगर बीजेपी सचेत नहीं होती है तो 5 किलो अनाज काम नहीं करेगा। आपको याद होगा जहां भी हम लोग जाते थे, खास करके सेना में जो अग्निवीर योजना है, इसका लोगों ने जम करके विरोध किया था। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं जिस पर बीजेपी नेतृत्व को, एनडीए के जो घटक दल है, उनको इस पर विचार करना होगा। चौथा सीट आते हैं पटना साहिब। आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा था कि इनको सीट भी नहीं मिलेगा, इस बार वहां से ऋतुराज सिन्हा हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार रविशंकर प्रसाद को मिला। और उनका विरोध हो रहा था, अभी देखे होंगे कई जगह खुलेआम जनता ने उनका विरोध किया कि यह नहीं रहते हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने बहुत सा ऐसा काम किया, लेकिन लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सके। वहां से अंशुल अभिजीत की दावेदारी भी मानी जा रही थी, लेकिन आपने देखा यह सीट भी बीजेपी के झोली में गई। रविशंकर प्रसाद का इमेज तो जाहिर सी बात है कि पटना साहिब की जनता की नजर में बहुत अच्छा नहीं था। जनप्रिय नेता नहीं माने जाते हैं, लोगों के बीच में नजर आने वाले नेता नहीं माने जाते हैं। अगर कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत के नाम की चर्चा जो काफी देर से की, कुछ पहले की हुई रहती, कुछ ग्राउंड पर अगर उनको काम करने का मौका दिया गया रहता, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि रविशंकर प्रसाद इस पर निपट गए होते। पटना साहिब का जो सीट है, ये कहलाता है कि 40 लोकसभा में सबसे ज्यादा श्योर सीट पटना साहिब का है भी। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सही है, आपने बहुत सारा ऐसा काम किया, आप बराबर बताते हैं इन सब बातों को, लेकिन आम जनता को आप दिखते नहीं है ना। आप देखिए आरा में आरके सिंह से बड़ा काम किया है रविशंकर प्रसाद ने जी। लेकिन कहीं आप अच्छा काम करके आपकी बोली अगर अच्छी नहीं हो, आप कार्यकर्ताओं से अच्छे से बात न करते हो, जनता के बीच में अगर आप नहीं रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। 5वीं सीट पूर्वी चंपारण, राजेश कुशवाहा, राधा मोहन सिंह, देखिए वहां भी हुआ। आप प्रत्याशी के अंतिम समय में घोषणा करते हो, ये वही राधा मोहन सिंह है जो स्टेज पर भाषण देते देते रोने लगे थे और कहे थे कि भैया हमको लगता है कि इस बार मौका नहीं मिलेगा और राजनीतिक जीवन मेरा समाप्त हुआ, जो भूल चूक हुई हो वो करिए। लेकिन परिस्थिति बदलते समय नहीं लगता है। राजेश कुशवाहा को जिस प्रकार से लास्ट में लाया गया, देखिए पार्टी का कैडर वो होता है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्याशी भी कई जगह महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसे ही को अचानक से लाकर दे रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव नहीं था, वार्ड का चुनाव नहीं था, लोकसभा चुनाव था। 6 विधानसभा रहता है, 7 विधानसभा क्षेत्र रहता है। आप एक विधानसभा क्षेत्र घूमने में हालत लोगों का खराब हो जाता है, तो आप अचानक से किसी को ला देते रहे हैं। इलेक्शन के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले अचानक से कोई गुमनाम सा नाम आ जाता है जिसकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ये सभी महत्व रखता है। राधा मोहन सिंह पुराने वहां के सांसद हैं, कई टर्म वो रह चुके हैं, राजपूत जाति से आते हैं, कद्दावर नेता है, और उनके लिए अचानक से आपको एक नाम सामने ला देते हैं तो वो दिक्कत होगा। और उसी दिक्कत के हिसाब से जो है वहां पर वीआईपी को हारना पड़ा। जी। छठा जो सीट है खगड़िया, आपको याद होगा खगड़िया में जो हम लोग घूम रहे थे तो लोगों का सीधा आरोप था कि राजेश वर्मा बाहरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान की पार्टी के जो वहां वर्तमान उस समय के जो सांसद थे, महबूब अली कैसर, चौधरी महबूब अली कैसर, वह भी एन समय पर राजद में मिल गए। कुशवाहा कहा जा रहा था कि वोटरों की नाराजगी है। चिराग पासवान के भी कई लोग नाराज हो गए थे और लगातार घूम रहे थे खगड़िया में। और आपको याद होगा आज जीत जाने के बाद हम लोग गलत बात नहीं करेंगे, हम लोग को पूरी तरह से उम्मीद था कि खगड़िया सीट की जो स्थिति है वह चिराग पासवान हार सकते हैं, एनडीए हार सकता है और संजय कुशवाहा जो वहां से थे उनकी जीत होगी। लेकिन आपने देखा किस तरह से समीकरण बदलते चला गया और आखिरकार रिजल्ट क्या है। जी हाँ, अगर हम सही बोलते हैं तो अच्छी बात है और अगर गलती होती है तो हमको स्वीकार भी करना चाहिए,
खगड़िया सीट पर हमको का अनुमान था, जिस प्रकार से भीतरी बनाम बाहरी का बात हो रहा था और राजेश वर्मा की शुरुआत में विरोध हुआ था, तो थोड़ा बहुत दिग्भ्रमित हम लोग भी हो गए थे और हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद ये सीट नहीं निकल पाएगी राजेश वर्मा से, लोजपा से निकल पाएगी। लेकिन देखिए, राजेश वर्मा और लोजपा में एक हमको लगता है कि जिस प्रकार से उनकी जीत हुई है, वो जीत की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जी देखिए, घूम दोनों आदमी रहे थे, लेकिन राजेश वर्मा दिखाई दे रहे थे और संजय कुमार जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात ये, तो लोगों का ये भी कहना था, हम लोग हालांकि गए थे कई इलाकों में, वहां पर लोग कह रहे थे कि अरे भाई, प्रत्याशी तो जो चुनाव लड़ रहा है वो तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो दिखेगा तो क्या नजर आएगा। तो इन सब चीजों का भी होता है असर। और खगड़िया में देखिए, चिराग के लिए तो इस बार हम बिल्कुल सरप्राइज है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि 5 सीट पर खड़ा होके पांचों की पांचों सीट जीत लेना, 100% स्ट्राइक रेट, और वो भी इन ऐसी परिस्थिति में जब महागठबंधन सामने काफी मजबूत दिख रहा था। तो ये काफी बड़ी बात दिख रही है। निश्चित तौर पर लोजपा आर के लिए तो काफी सुखद बात रहा जी। और उनकी जीत जो है कोई 10-20 हजार और 50 हजार वोट से नहीं हुई, अच्छी मार्जिन से जीती है, 1.5 लाख से ऊपर से चिराग पासवान की 5 सीट का जो मार्जिन है वो सही रहा। 7वां सीट औरंगाबाद का आपने कहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जो कि कुछ दिनों पहले, चुनाव के कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामे थे, और सुशील सिंह, कहा जा रहा है कि वहां कुछ भीतरी नाराजगी भी थी जिस कारण से अभय कुशवाहा वहां बाजी मार ली। देखिए, औरंगाबाद प्रथम चरण में चुनाव हुआ और औरंगाबाद एक ऐसी सीट है जिसने अंतिम चरण की सारी सीटों का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। औरंगाबाद में प्रथम चरण में हुआ था और बाकी जो शाहाबाद का इलाका है उसमें सबसे अंतिम 7वें चरण में चुनाव हुआ। और औरंगाबाद का खामियाजा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि औरंगाबाद में राजपूत समाज में ये बात गया कि जब कुशवाहा ने हमें वोट नहीं दिया तो हम कुशवाहा समाज को वोट देंगे, जिसका नतीजा हुआ कि काराकाट में पवन सिंह की तरफ लामबंदी होती है, फिर उसके विरोध में आरा में आरके सिंह के विरुद्ध में गोलबंदी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सुशील सिंह के प्रति नाराजगी भी थी लोगों में, सुशील सिंह के प्रति शुरू से नाराजगी थी। और काफी दिन से जो चित्तौड़ के नाम से औरंगाबाद फेमस जगह है, वहां पर शायद पहली बार किसी अन्य समाज का व्यक्ति वहां से जीतकर लोकसभा में आया। तो ये काफी दिनों से इसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी और इस बार अंततः पृष्ठभूमि बनाने में अभय कुशवाहा के द्वारा आरजेडी मजबूत रहा और सफल रहा। आखिरी सीट जो है काराकाट, जिसमें हम लोगों ने शुरू में भी जिक्र किया था, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भी लोगों की नाराजगी थी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पिछली बार भी जब 2014 में जीते थे, उस समय भी आपने स्थिति देखा कि किस प्रकार से एनडीए से बाहर हो गए थे। क्या सिर्फ माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा से लोगों को व्यक्तिगत नाराजगी थी, पवन सिंह के जाने के कारण समीकरण गड़बड़ा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब हम लोग काराकाट में और आरा में घूम रहे थे तो उस इलाके में एक अजीब सी बात वायरल हो गई थी। हम लोगों को महसूस हो रहा था कि बार बार लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा ने पवन सिंह को उतारा। ये बात लगातार लोगों में, देखिए, आप अगर लोगों के दिमाग में कोई बात घुस जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो बहुत समय लग जाता है। आम मानस के बीच में पूरी तरीके से ये बात चल गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी हराना चाहती है, जबकि देखिए, और दूसरा जो उनके समाज के लोगों में ये बात घुस के चला गया था। इसके अलावा अन्य समाज के लोगों में ये बात आ गया था कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा नाम है जो कि कब किसके साथ रहेगा और कब किसके साथ नहीं रहेगा, कब पार्टी बनाएगा, कब पार्टी बना के छोड़ेगा, ये तो कुछ इस आदमी का रवैया ही नहीं पता चलता है। और उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव का अगला कदम समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और एक वीडियो भी वायरल हो गया था, औरंगाबाद में हालांकि घूम रहे थे और काराकाट का बता प्रचारित कर दिया गया कि कुशवाहा समाज के ही लोगों ने इनका जबरदस्त विरोध किया। आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसका नतीजा है कि पवन सिंह दूसरे नंबर पर आकर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर फेंकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी जो जीवन था, उसका जो कार्यकलाप था, उस कार्यकलाप पर लोगों को संदेह हो गया। आपकी पद्धति जो है लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों को लगा कि आप विश्वास के लायक नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी और अपने उठपटांग निर्णयों के कारण मुझे लगता है कि हार। जी,
एक आखिरी सवाल है, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है और बीजेपी ने जो उन पर विश्वास जताया था उस विश्वास पर भी खड़े उतरते नजर आए, लेकिन सिर्फ 2 सीटों की अगर बात करते हैं, खगड़िया और जमुई, तो यदि सम्राट चौधरी का प्रभाव नहीं रहता तो आपको लगता है कि दोनों सीट, चूंकि जमुई में भी जिस प्रकार से चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार वहां थे, बाहरी कहा जा रहा था, चिराग पासवान की स्थिति खराब कही जा रही थी कि इसी कारण से चिराग जमुई छोड़ करके अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर जाना चाह रहे हैं, वैसे में निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी का जो एक पकड़ है जिसके कारण इन दोनों सीटों पर बाहरी होने के बाद भी जीत मिली एनडीए को, इस बात से आप इनकार करेंगे? सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान का इज्जत बचा लिया, पूछिए कैसे? सबसे बड़ी बात है कि आप सारी सीट जीत गए और जमुई सीट अगर अरुण भारती, तो आप तो मानेंगे कि पार्टी के अंदर भी अरुण भारती को लेकर के, वीणा देवी और राजेश वर्मा को लेकर के क्या बातें होती थी, उनके चिराग के नेता क्या कहते थे? देखिए, ऑन कैमरा कोई नहीं बोलेगा कि अंदर 80% नेता नाखुश थे, 80% लोजपा के नेता नाखुश थे। मैं अच्छी तरीके से इस बात को जान रहा हूं, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, कहा है जिस प्रकार से इन लोगों को लाया गया है वो प्रक्रिया जनता की नजर में जाएगी। और हकीकत तो ये है कि उन नेताओं का भी मानना था कि वो केवल नाखुश नहीं थे, वो ये मान रहे थे कि ये लोग चुनाव हार जाएंगे। और जब इन लोगों का रिजल्ट आया, वो चुनाव जीते, तो उन लोगों ने भी काफी आश्चर्य व्यक्त किया। लोजपा के ही नेताओं की मैं बात बता, तो कहने का मतलब है कि अगर जमुई सीट अरुण भारती हार गए रहते तब जनमानस में ये संदेश दिया जाता है कि देखिए, चिराग को मालूम था कि मैंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है और मैं हारने वाला, जैसा कि आरोप लगाता है, लोग लगातार आरोप लगाता है कि चिराग ने वहां काम नहीं किया, हालांकि चिराग ने काफी काम किया है। चिराग पासवान के बारे में ये कहना कि वो काम नहीं करते हैं और उन्होंने काम नहीं किया, ये तो गलत होगा। ऊर्जावान नेता में है, अभी देखिए बिहार में के भविष्य के तौर पर भी लोग उनको देखते हैं, उनके कार्यकर्ता को सीधा से नहीं कहते हैं कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान, उनके कार्यकर्ता लगातार जब से वह विरोध में थे तब से नारा लगाते हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। तो युवा है, काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। हाँ, कुछ सीटों का चयन जिस प्रकार से उन्होंने किया, हम आज भी उस सीटों का चयन का विरोध करते हैं। कुछ सीटों पर ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के हिसाब से आदमी फिर बदल जाए। प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी, लेकिन जीत मिली। अंततः जो जीता वही सिकंदर। हकीकत तो यह है कि जो जीत गया वो सिकंदर हो गया। तो उन सब बातों का तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जमुई सीट जीतना चिराग के लिए अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा रहा और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को, उनके बेस को और मजबूत किया उस सीट में। हालांकि पार्टी में उन्हें जीत हुआ, धन्यवाद सुमन जी तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन चुनाव के बाद निश्चित तौर पर सभी पार्टी आकलन करती है कि आखिर हम क्यों हारे। अगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो स्थिति था, देश के तमाम लोगों को उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा। राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरह से यूपी के लोगों ने नकार दिया। वैसे में बिहार ने इज्जत बचाई, 40 में 30 सीटें एनडीए को देकर के। और सम्राट चौधरी पर जो आरोप लग रहा था कि उन्होंने अपनी जाति के वोटरों को एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन तमाम समीकरण बता रहे हैं। हमने आपको एक एक सीट के बारे में लेकर के बताया है कि सम्राट चौधरी का जो अपना जनाधार है, सम्राट चौधरी की जो पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो विश्वास करके प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपी है, उस पर पूरी तरह से सम्राट चौधरी खड़े उतरे हैं। और 2 सीटों का आपको उदाहरण भी आपको हमने दिया कि खगड़िया और जमुई में जो स्थिति था इंडिया का, लगातार हम घूम रहे थे, निश्चित तौर पर वहां भी सम्राट चौधरी ने अपनी मजबूत पकड़ से वह सीट एनडीए की झोली में डाली है। वैसे में सम्राट चौधरी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अपना जलवा कायम रख पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वक्त से।